हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने मैकेनिक्स के लेक्चर में आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, वेक्टर क्या होता है, उसका एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा था और सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। और कुछ प्रॉपर्टीज जो रह गई थी उसके बारे में हम देखते हैं। वेक्टर यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, इसके आगे हम लोग थोड़ा प्रोसीड करते हैं। वहां पे हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, वेक्टर ए कोई वेक्टर है मान लेते हैं लेट, जिसको हम लोग लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये कोई वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, वेक्टर ए, और वेक्टर बी दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइन होगा या वेक्टर प्रोडक्ट जो आता है, ए क्रॉस बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन जो है नॉर्मल है, किसके नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखिएगा, ये यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन जो क्या है, नॉर्मल है प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है कुछ इस तरह से और कोई वेक्टर बी है, तो इन दोनों को जो कंटेन करने वाला प्लेन है हमारा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक तरीका ये हो गया जो इसका डिफाइन करने का। अगर आपको इस कार्टेशियन फॉर्मेट में वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो हम कैसे निकालेंगे, वो तरीका डिटर्मिनेंट मेथड है। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का जो कोफिशिएंट है सभी लिखेंगे, आई कैप का आई कैप के सब नीचे, जे कैप का जे कैप के नीचे और के कैप का के कैप के नीचे, फिर बी का लिख देंगे इसी तरह से। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपन करिए, देखिए आई कैप, ये वाली कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, इसका अपना मल्टीप्लाई होगा इधर और इसका इधर, तो ए वाई बी जेड, ये डिटरमिनेंट ओपन करना आप जानते हैं, बी वाई ए जेड, ये इंटरमीडिएट में रह चुका है। फिर माइनस जे कैप, इस बार ये वाली सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस के कैप। थर्ड वाला कॉलम छोड़ देंगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट हम ओपन कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स हो गई, स्केलर प्रोडक्ट की अपनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की पढ़ ली। अब आ जाते हैं फिजिकल मीनिंग पे। हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग, मीनिंग्स ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी फिजिकल मीनिंग क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या था,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये था। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आई है, वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ले लेते हैं जैसे कोई वेक्टर ए है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और वेक्टर बी है ऐसे, एंगल इनके बीच का थीटा है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या बताता है? स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बताएगा? जैसे इस वेक्टर को अगर आप दो पार्ट में कंटेन करिए तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर बी पर, इतना हिस्सा, ये आपका वेक्टर बी है मान लेते हैं, ये हिस्सा जो होगा ये क्या होगा? ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है उसका प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा ये आएगा, ठीक है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है ये क्या बताता है? प्रोजेक्शन बताता है। इसी तरह से वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हियर स्केलर प्रोडक्ट tells about the projection of a vector to another vector, ठीक है। ये क्या बताता है? प्रोजेक्शन बताता है वेक्टर ए कॉस थीटा, यानी इस वेक्टर ए का कितना पार्ट ए कॉस, कितना पार्ट वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, ये प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन का मतलब कोई अमाउंट किस डायरेक्शन में है किसी अनदर अमाउंट के, ठीक है, ये प्रोजेक्शन होता है। तो वेक्टर ए का कितना पार्ट वेक्टर बी की डायरेक्शन में है वो है ए कॉस थीटा। इसी तरह से वेक्टर बी का कितना पार्ट वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगा वो बी कॉस थीटा आएगा निकल करके। तो ये क्या करता है? स्केलर प्रोडक्ट प्रोजेक्शन बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है? देखिए वेक्टर ए मान लेते हैं कोई है कुछ इस तरह से, वेक्टर बी इस तरह से है, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को लेकर के। वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ही। ये भी वेक्टर ए होगी और वेक्टर बी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो निकल के आता है, याद रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल के लेके आए, जो आएगा ये क्या बताता है? ये बताता है एरिया कंटेन इन द पैरेललोग्राम फॉर्म बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा क्या होती है, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गई है, ई होगा यहाँ पे, ठीक है। पैरेललोग्राम फॉर्म बाई वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है उसका एरिया होता है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दे तो ये डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एन कैप। तो ये फिजिकल मीनिंग इसकी हो गई। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोजेक्शन बताता है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दो वेक्टर को मिला करके जो हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, उस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो वो बताएगा इसका एरिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया कंटेन्ड इन द पैरेललोग्राम फॉर्म बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी के द्वारा जो हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं उसमें कितना एरिया होगा ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं।
पैरेललोग्राम की हम स्पेलिंग ठीक लिख दें। क्या है स्पेलिंग? देखिए, PARALLEL O पैरेललोग्राम GRAM, ठीक है, ये है। तो ये हो गया। अब अपने नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया है। अब अगला जो आपका टॉपिक आता है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है? देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके का होता है। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, यानी कि इस तरह से प्रोडक्ट करें वेक्टर्स का कि स्केलर क्वांटिटी आए, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या है। और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी उन सबका प्रोडक्ट करें इस तरह से कि वेक्टर क्वांटिटी आए। तो पहले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में पहला वाला देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द थ्री वेक्टर्स, ठीक है। मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर हैं। किस तरह से वेक्टर्स हैं देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है कोई, यार ये वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी ले लीजिए, ये हो गया, और एक वेक्टर सी ले लीजिए, ठीक है। तीनों की टेल्स एक साथ हमने कनेक्ट कर दी है। इस तरह से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो गए, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है वो किस तरह से डिफाइन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं। ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये डिफाइन होता है कुछ इस तरह से। देखिए, बी क्रॉस सी करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसीलिए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। वेक्टर बी क्रॉस सी क्या होगा, देखिए ध्यान से, बी पर एक बनाइए पैरेललोग्राम, एक सी डायरेक्शन में, फिर से इसको बी डायरेक्शन में मिला दीजिए। तो जो ये प्लेन है, ये वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका एरिया बताता है इस प्लेन का, और इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी आएगी एक, ठीक है। ये वेक्टर बी क्रॉस सी से बनेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर ए के साथ। तो देखिए ये क्या है, एक क्यूबाइड टाइप का शेप बनेगा जो, ठीक है, या पैरेललो पाइप बनेगा, उसी का हम लोगों को वॉल्यूम मिलेगा। ये इसकी फिजिकल मीनिंग होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। जो भी वॉल्यूम बनता है इसके थ्रू, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है, याद रखिएगा, जो भी वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। ये वेक्टर सी है तो ये भी वेक्टर सी हो जाएगा इसके पैरेलल, और ये भी वेक्टर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। और इसको मिला दें और इसको मिला दें तो कुछ एक बॉक्स टाइप का बनेगा। ये ठीक तरीके से बना नहीं है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं इसको, रुकिए। वेक्टर ए कुछ इस तरह से ले लीजिए, वेक्टर ए आपका ये हो गया, वेक्टर बी आप ऐसे ले लीजिए एक वेक्टर, ये आपका वेक्टर बी हो गया। इसी डायरेक्शन में यहाँ पे बना लीजिए वेक्टर बी,
ठीक है, और वेक्टर ए इस तरह से मिला लीजिए, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब वेक्टर सी आपको इसी पॉइंट पे लेना है, कुछ इस तरह से लीजिए वेक्टर सी को। देखिए वेक्टर सी हम ले लेते हैं कुछ ऐसे, ताकि ये पैरेललोग्राम अच्छे से दिखे आपको। ये ले लेते हैं वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर सी हो गया। अब यही वेक्टर सी की जो डायरेक्शन होगी, इसी डायरेक्शन में ये भी बनेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। एक डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, इनको मिला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक वेक्टर सी से रुकिए, ये क्या करते हैं, वेक्टर ए यहाँ पे हो जाएगा, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी कुछ इस तरह से। रुकिए, एक पैरेललोग्राम बना लें, उसके बाद ही तब करें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर हम ले लेंगे पहले तो वो बनना मुश्किल हो जाता है। चलिए पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। ये शेप हो गई एक, और एक ये शेप हो गई। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये। ठीक है, इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम बन गया। देखिए एक बॉक्स बन गया इस तरह से। इसमें वेक्टर ए मान लेते हैं ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। तो इस पैरेललोग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो डिफाइन होगा इससे, यानी वॉल्यूम, ये पैरेललोप्लाइड है, पैरेललोग्राम नहीं। पैरेललोग्राम तो ये है, वॉल्यूम कंटेन्ड बाय पैरेललोपाइप्ड फॉर्म बाय वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो भी पैरेललोपाइप फॉर्म करेंगे उसका वॉल्यूम होगा ये, इसकी फिजिकल मीनिंग हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से डिफाइन है। इसको और एक तरीका निकालने का, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और वेक्टर बी ले लेते हैं, वेक्टर बी क्या ले लेते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और वेक्टर सी ले लेते हैं, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट से डिफाइन होगा, ए एक्स बी एक्स ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई और सी जेड। ये डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे हम लोगों को वॉल्यूम पता चल जाएगा। इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब दूसरा आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल, ये सब इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये दूसरी लेक्चर है, दूसरी या तीसरी लेक्चर होगी। ये इंट्रोडक्शन है, इसको समझना है आपको। इसका नोट्स बना सकते हैं आप समझने के लिए, पर इन सब की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे डिफाइन होता है, ध्यान दीजिए। ये डिफाइन होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इंटू वेक्टर सी, इस तरह से डिफाइन है कुछ। देखिए ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये कुछ इस तरह से डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, इस तरह से ये आपका, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर का कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी स्केलर है और ये वेक्टर है, ये स्केलर ये वेक्टर, तो दो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक और वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कंटेन करेगी, ठीक है। जो भी ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे हमारा आएगा रिजल्ट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके बारे में बताएगी, ठीक है। तो जैसे कोई वेक्टर हो गया, मान लेते हैं वेक्टर ए और एक वेक्टर बी ले लीजिए, ठीक है। अब ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और तीसरा वेक्टर वेक्टर सी कुछ होगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग वेक्टर सी है कुछ इस तरह से, तो वेक्टर बी क्रॉस सी जो आएगा वेक्टर, वो क्या होगा, वो वेक्टर इस बी क्रॉस सी पे जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब फिर उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। जब वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखिए तो ये वाला प्लेन जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्लेन, ये देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी को कंटेन करने वाला प्लेन जो होगा, इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। वो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, इसी प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन याद रखिएगा, ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो प्लेन है, उसी प्लेन में ही डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इसी प्लेन में आती है। देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करेंगे तो जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का करते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वो परपेंडिकुलर वेक्टर ये हो गया, मान लो ये पेन जो हमने दिखाई है। फिर अब इसका जो प्लेन है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी का परपेंडिकुलर जो ये प्लेन है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर आएगा एक वेक्टर, वो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, वो इस प्लेन में आएगा, ठीक है। वो इस प्लेन में आएगा, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और इस परपेंडिकुलर जो वेक्टर बी क्रॉस सी का है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो इसी बी क्रॉस सी वाले प्लेन में वो वेक्टर कंटेन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये रिजल्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बी क्रॉस वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है वो इसी प्लेन में आता है, वेक्टर बी क्रॉस सी के प्लेन में आता है, ठीक है। यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी को जो कंटेन करने वाला प्लेन है उसी में ये डायरेक्शन आएगी आपकी। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब आ जाइए एक नेक्स्ट टॉपिक अपना, इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जो आपके सिलेबस में यहीं से स्टार्टिंग है, कैलकुलस, बैकग्राउंड ऑफ कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स। कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग पढ़ेंगे। आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जो पीछे तो बैकग्राउंड सारी चीजें थी, यहाँ से आपके सिलेबस में लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं ओ कोई पॉइंट है जिसको हम बोल लेते हैं ओरिजिन है, ये हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। यहां से किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जो वेक्टर इसको पोजीशन P को डिफाइन कर रहा है, वो है वेक्टर R। ऐसा लिखेंगे हम, लेट P be any point in the plane and position vector of the P is vector R, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है किसी कर्व के लॉन्ग, ठीक है।
अगर ये पॉइंट किसी कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा आफ्टर टाइम डेल्टा टी, क्या चार्जर चाहिए? आफ्टर टाइम, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन पी पर है किसी टाइम टी पर। आफ्टर टाइम डेल्टा टी इसकी पोजीशन मान लेते हैं यहाँ क्यू पहुंच जा रहा है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसी टाइम टी पर ये पॉइंट यहाँ पे है, वो मोशन में है पॉइंट, लगातार उसकी पोजीशन बदल रही है। तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी ये क्यू पे आ जा रहा है, तो एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। वो वेक्टर क्या होगा, देखिए यहां से अगर ये डेल्टा आर वेक्टर में जो चेंजिंग आ रही है, जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं डेल्टा आर से रिप्रेजेंट है, तो जो न्यू पोजीशन आई वेक्टर की वो क्या होगी, एडिशन ऑफ वेक्टर से वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर। ध्यान दीजिएगा डेल्टा बहुत स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल, याद रखिएगा वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ये बड़ा हमने बताने के लिए बना दिया है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी है, समझ लीजिएगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर से ये आएगा वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल डिफाइन होता है हमारा, वो कैसे डिफाइन होता है, देखिए डिफरेंशिएशन यानी वेक्टर डी आर बाई डी टी जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिफाइन है, याद रखिएगा। यानी टी पर हमने वेक्टर लगा दिया, टी पे कोई वेक्टर नहीं होगा क्योंकि टाइम स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन डिफाइन होता है किसी वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर, डिफरेंशिएशन तभी किसी वेक्टर का किया जा सकता है जब वो वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर ना हो, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो यानी वो वेक्टर क्या है, मूवेबल है, उसकी जो वेक्टर की जो पोजीशन, जिस पोजीशन को वो वेक्टर डिफाइन कर रहा है वो पोजीशन लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है तो हम मान लेते हैं टाइम टी पर यहाँ पे है और आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये पोजीशन क्यू पे पहुंच जा रही है। जब ये क्यू पोजीशन पे पहुंच जा रही तो हम देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वेक्टर को कंटेन जो कर रहा है वो डेल्टा आर है मान लेते हैं, यानी डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जो न्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, ओरिजिन से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा बाई सम ऑफ रूल, क्या होता है सम, वेक्टर एडिशन रूल, यानी वेक्टर आर की हेड से वेक्टर डेल्टा आर का जो टेल है कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इन दोनों का सम आता है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर आर पोजीशन वेक्टर है तो डी आर बाई डी टी क्या होगी, वेलोसिटी, याद रखिएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ये किसी भी पोजीशन वेक्टर का आप टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो वेलोसिटी आएगी, इसको v बोल देते हैं, डी आर बाई डी टी। इसी तरह से एसिलरेशन क्या होता है, अगर उसको निकालें तो ये वेलोसिटी का हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हो जाता है एसिलरेशन। इसको और थोड़ा लिख दें मॉडिफाई फॉर्म में, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी के जगह पे क्या लिख देंगे, डी आर बाई डी टी, तो आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ये एसिलरेशन होता है, इतना याद रखिए। अब लेट आर को मान लेते हैं कुछ इस तरह, उसका एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये लगातार बदलेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो क्या होगा, डी आर बाई डी टी, वो कैसे डिफाइन होगा, देखिए ये डिफाइन होगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप, ये इस तरह से डिफाइन होगा वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका तो एसिलरेशन आ जाएगा,
इस तरह से हम लोग एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू d2r/dt स्क्वायर है, ये क्या होगा d2x/dt स्क्वायर आई कैप d2y/dt स्क्वायर j कैप प्लस d2z/dt स्क्वायर k कैप। ये एक्सीलरेशन हो गया। वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होता है, याद रखिएगा, और वेलोसिटी वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन तीनों की सेम है, पर पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है उसका, इसलिए वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार बदलता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना फील्ड्स क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, एक होती है स्केलर फील्ड, और एक होती है वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले फील्ड लिख लेते हैं, फील्ड क्या होती है, इसके बाद हम लोग स्केलर और वेक्टर फील्ड के बारे में समझेंगे। फील्ड क्या होती है? फील्ड जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। इफ आ फिजिकल क्वांटिटी, ये डिफिनीशन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी, इफ a physical quantity is expressed as if a physical quantity is expressed as, देखिए कहने में गड़बड़ हो रहा है, expressed as a function as a continuous, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, continuous function of, if a physical quantity is expressed as continuous function of the position of a point in a region of space, in a region of space, field क्या है? If a physical quantity is expressed by continuous function of the position of a point in a region of space, then such a function is called the function of position, is called the function of the position, is called the function of position, ये हो गया, and the region in which it is specified, and the region in which it is specified is called the field। ठीक है, देखिए फील्ड क्या होती है। इफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, इस तरह से ढेर सारी चीजें होती है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ द पोजीशन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के फंक्शन में लिखा गया है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए वो चीज, कहीं ब्रेकिंग ना हो, ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के पोजीशन के फॉर्मेट में लिखा गया हो, इन द रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में, देन सच अ फंक्शन, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कहेंगे इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, उसे फंक्शन ऑफ द पोजीशन कहेंगे, और उस रीजन को हम लोग बोलेंगे, स्पेसिफाइड रीजन को बोलेंगे फील्ड। फील्ड दो तरह की होती है,
नेचुरली बोलें या नेचुरली ही बोल देते हैं, ठीक है। नेचुरली फील्ड आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की आपकी फील्ड होती है। एक है आपकी स्केलर फील्ड, दूसरी है वेक्टर फील्ड, ठीक है। दो तरह की फील्ड है आपकी, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह की फील्ड है, एक स्केलर और वेक्टर। अब इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है, और अदर फिनोमेना पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल और इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे, वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू। इतना समझिएगा, फील्ड क्या होती है, स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है।